Good morning student. Today we are going to discuss about the new chapter elasticity of demand. ये जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर डिमांड के कंटिन्यूशन का चैप्टर है। डिमांड के साथ साथ ये चैप्टर आता है। डिमांड एक ऐसा था जिसमें हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकली इसको कैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते हैं। प्रीवियस चैप्टर में जब हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। प्राइस अगर घट रहा तो डिमांड क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। और प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा तो डिमांड क्या हो रही? डिक्रीज हो रही। तो ये इसके बीच के इनवर्स रिलेशन को पढ़ रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर जो आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं तो लेकिन ये जानने की कोशिश करने जा रहे हैं कि हाउ मच क्वांटिटी चेंज, कितनी क्वांटिटी में चेंज होगा। जो हम पीछे पढ़े थे तो वहां बस इतना ही पढ़ रहे थे कि प्राइस का इंपैक्ट किसमें हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में। लेकिन कितना हो रहा, कितने परसेंट हो रहा, किस प्रोपोर्शन में हो रहा, ये सारी चीजें हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। अब इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे किस परसेंटेज में हो रहा, किस रिलेशन में हो रहा, कितनी क्वांटिटी में हो रहा। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, अभी तक की प्राइस ऑफ कंप्यूटर फॉल्स 20% कंप्यूटर के प्राइस फॉल्स हुए तो उसकी डिमांड कितने परसेंट इंक्रीज होगी? इट नॉट डिसाइडेड। ये डिसाइडेड नहीं है, हमें खुद नहीं पता कि कितने परसेंट होगी। तो इसकी क्वांटिटी हमेशा मार्केट पे डिपेंड करती है, गुड्स पे डिपेंड करती है। तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक डिफिनीशन दी गई, जो डिफिनीशन किसके बीच का रेशियो रिलेशनशिप है? चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिफिनीशन से आप देख पाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी with the respect of percentage change in any of the other factor affecting the demand that commodity। अदर फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा हो। अदर फैक्टर से मतलब आप सबको पता है सबसे, क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ा हुआ था पीछे कि फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, जब भी हम लोगों ने पढ़ा था तो सबसे पहला पढ़ा था इट्स ओन प्राइस, फिर पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फिर क्या पढ़ा था? इनकम। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फिर हम लोगों ने पढ़ा था सीजन एंड वेदर, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इसके बाद पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये दीज आर द फैक्टर व्हिच अफेक्टेड द डिमांड। ये सारे दो फैक्टर हैं जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं? डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जब तो इनके बीच में ये फैक्टर किस रेशियो में अफेक्ट करेंगे इसी बात को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आपके सिलेबस में क्लास 12 यानी 11th के सिलेबस में केवल इतना ही है, क्योंकि 12 की ये बुक पहले 12 में होती थी, अब ये बुक किसमें? 11th में। तो 11th के सिलेबस में केवल है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कोई भी इलास्टिसिटी नहीं है। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर फार्मूले के बेस से आप देखोगे तो फार्मूले के बेस से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कई है, कई टाइप्स की होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसके पहले आप जब भी इसको करोगे तो बहुत सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको देखने को मिलेगी। पहली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड टाइप्स क्या होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड क्या होती है? उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब तीन तरह के। जो फर्स्ट 3 हमने नाम लिए थे ना डिटर्मिनेंट, एक कौन सा था? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। दूसरा क्या था? प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तीसरा क्या था? इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। तो इन्हीं तीनों के बेस से ही केवल हम लोग इसको पढ़ते हैं। लेकिन सिलेबस में केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ना तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और ना ही इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। हम लोग केवल जान लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। जो गिवन कमोडिटी है उसका प्राइस और जो उसकी क्वांटिटी डिमांड है उसके बीच में जो चेंजेस आ रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा तो क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा, प्राइस डिक्रीज हो रहा तो क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा। तो क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज भी होती है और क्वांटिटी डिक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी।
अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके रेशियो रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर द कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी या रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड कमोडिटी और गुड्स कौन से हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिनको पहले आप लोगों ने देखा हुआ है। तो किस परसेंटेज में दोनों चेंज होंगे, इसी को इसमें जानने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। तो ये होता है क्रॉस। क्रॉस में क्या हो रहा है, ओन गुड्स में प्राइस चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। प्राइस किसका चेंज हो रहा है, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का चेंज हो रहा है, या प्राइस किसका चेंज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हो रहा है। लेकिन प्राइस सब्स्टिट्यूट का चेंज हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री का हुआ, और डिमांड किसकी अफेक्ट हो गई, मेन गुड्स की। जैसे टी, मैं टी पीता हूँ, अब दूसरा पर्सन कौन है, यानी कि मार्केट में दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट कौन है, कॉफी है। तो जब मैं टी पीता हूँ तो मेरे लिए मेन गुड्स कौन सी है, टी है, और कॉफी मेरी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अचानक कॉफी के प्राइस घट गए तो मैं क्या करूंगा, टी छोड़कर किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, कॉफी में। टी के प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन टी की डिमांड क्या हुआ, घट गई, क्योंकि प्राइस कॉफी के घटे थे, हम उसमें चले गए थे। ये क्रॉस जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है, इसको देखा जाता है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। फिर होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सेम वही, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ फॉर द कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में जो परसेंटेज चेंज इनकम का हुआ है, और जो क्वांटिटी उसकी डिमांड में चेंज हुई, उसका जो इम्पैक्ट होता है। क्योंकि यहाँ फिर वही सेम चीज कि प्राइस तो कुछ नहीं चेंज हुए। अगर मैं कोई भी सामान यूज करता हूँ, टूथपेस्ट यूज करता हूँ, मान लीजिए मैंने टूथपेस्ट कोई भी यूज किया, जैसे कोलगेट का, तो मैं कोलगेट का यूज करता हूँ, लेकिन क्या हो रहा, हमारी इनकम अचानक बढ़ गई, तो मुझे लगा कि नहीं इमोफॉर्म ज़्यादा अच्छा होता है, तो मुझे मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, तो मैं उसको खरीदने लगा, जबकि कोलगेट के प्राइस में कोई चेंज हुआ था, नहीं चेंज हुआ था, लेकिन हमारी डिमांड किसकी तरफ शिफ्ट हो गई, इमोफॉर्म की तरफ हो गई। तो ये जो चेंज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा चेंज होता है, इसी को इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमें केवल पढ़ना क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ना तो मुझे इनकम बढ़ना है ना कुछ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की कुछ चीजें जान लेते हैं, फिर फार्मूले में आते हैं, जिससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, उसकी एक आपको यहाँ पर दिया गया होगा डिफिनीशन के रूप में, इसको देखने को मिलेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड means the degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in the price of such commodity। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, किसके बीच के डिग्री यानी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस ऑफ ओन गुड्स एंड क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी किसका है, गुड्स क्या है, कोलगेट है, तो प्राइस भी कोलगेट के होंगे। अदर गुड्स से, अदर इनकम से इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसी गुड्स के प्राइस डिक्रीज और इंक्रीज का इम्पैक्ट उसी में आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब एग्जांपल के रूप में अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग जानना चाहें, तो एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो डिमांड क्या होगी, पेट्रोल की डिक्रीज हो जाएगी। तो कितने परसेंटेज प्राइस इंक्रीज हुए, तो उसके रेशियो में कितने परसेंट डिमांड डिक्रीज होगी, इसी बात को फाइंड आउट करने को ही हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, किस डिग्री में वो रिस्पॉन्स करेगा, तो वही डिग्री में रिस्पॉन्स करने का मतलब किस रेशियो में प्राइस बढ़े और किस रेशियो में क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, इसको जानने को ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो कुछ इसके यानी कि एक वो रहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में अगर मेन पॉइंट्स कुछ अगर हम लोग जानना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो एक होता है कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी और जो क्वांटिटी डिमांडेड उसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है, क्योंकि क्वांटिटी में प्राइस चेंज होगा और क्वांटिटी में ही डिमांड चेंज होगी। फिर ऐसे ही होता है फॉर द सर्टेन गुड्स चेंज इन प्राइस लीड टू ग्रेटर चेंज इन द डिमांड। कुछ में ऐसा हो सकता है कि प्राइस में कम चेंज हो और डिमांड में क्या हो जाए, ज़्यादा।
दूसरा भी हो सकता है, प्राइस में ज़्यादा चेंज हो और डिमांड में क्या हो जाए, कम चेंज हो जाए। इस तरह की भी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। तो इसी तरह से प्राइस ऑफ यानी देख रहे हैं, तो प्राइस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है, प्राइस है। तो हम लोग अब इसको दो मेथड से इसके फार्मूले को सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन किए जाते हैं, जो न्यूमेरिकल हम लोग आगे आकर करेंगे। तो ये फार्मूला तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला लिखा ही था, ये क्रॉस लिए हमने पहले डिस्कस कर दिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ फॉर एक्स, तो परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स। ऐसे प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी डिस्कशन हो गया। तो अब हम लोग इसके फार्मूले में आते हैं। सबसे पहले होता है जो पहला फार्मूला इसका है वो परसेंटेज मेथड है। कौन सा फार्मूला, परसेंटेज मेथड। तो हमने इसको लिखा हुआ है, परसेंटेज मेथड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसके बीच का रेशियो रिलेशनशिप है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उसका फार्मूला तो वैसे ही बनेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ईडी। क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी। ईडी इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहला तो परसेंटेज मेथड से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह करना होगा, और एक सिंगल फार्मूला है, कोई इसका दूसरा फार्मूला नहीं है। कौन सा फार्मूला है इसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में इकोनॉमिक्स में लिखा जाता है, परसेंटेज को कैसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो इतना बड़ा सा लिखे ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ऐसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कई बार ये जब क्वेश्चन आता है तो एक रह जाता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दिया है लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं दिया। तो जब आपको नहीं दिया होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं दिया, तो निकालने का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा पी ऑब्लिक पी मल्टीप्लाई बाई 100। डेल्टा पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डेल्टा पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस का मतलब P1 माइनस P, जो बाद का प्राइस है और उसके पहले जो इनिशियल प्राइस था। तो P1 से किसको माइनस करेंगे, P को, तो क्या निकल आएगा, डेल्टा P। P तो आपको पहले ही पता है कि इनिशियल प्राइस है, मल्टीप्लाई बाई 100 ही रहेगा। इसी तरह दूसरा इसका फार्मूला होता है, अगर उल्टा होता, परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता है लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी नहीं पता है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अगर निकालना है तो डेल्टा क्यू ऑब्लिक क्यू मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर भी क्यू इनिशियल क्वांटिटी हो गई, 100 ही हो गया। डेल्टा क्यू अगर नहीं पता है हमें तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस क्यू। Q1 का मतलब बाद वाला क्वांटिटी और Q का मतलब इनिशियल क्वांटिटी। दो ही तरह के हमें दिया, कई सारी तो दी नहीं होंगी कि पहले प्राइस इतना था, अब चेंज होकर ये हुआ, जो नया चेंज हुआ P1 हो गया, जो पहला प्राइस था P हो गया। ऐसे क्वांटिटी जो बाद में आई वो Q1 हो गई और जो पहले क्वांटिटी थी वो Q थी। तो इस तरह इसको निकाल कर ये फार्मूले से कर सकते हैं। दूसरा इसका, इसके अलावा जब हम इसको देखते हैं तो दूसरा इसका फार्मूला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड। बहुत सिंपल सा इसका फार्मूला रहता है और इसको बोलते हैं ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑब्लिक डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी ऑब्लिक क्यू। अब डेल्टा क्यू बताने की जरूरत नहीं क्योंकि डेल्टा क्यू किसको कहते हैं, P1 माइनस P। P1 को किससे माइनस किया जाए, P। ऐसे डेल्टा P हो गया, डेल्टा Q क्या है, Q1 माइनस Q, तो डेल्टा Q हो जाएगा। बाकी P इनिशियल प्राइस है, Q इनिशियल क्वांटिटी है। इसको हम लोग जब अभी क्वेश्चंस के द्वारा करेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको चेंज होता है और किस तरह से ये प्राइस आते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में इसको करने की कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे, एक छोटे से क्वेश्चन के साथ में इसको कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 5 यूनिट। डिमांड कहाँ से बढ़ गई, पहले 4 यूनिट थी, अब 5 यूनिट हो गई, ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम 10 to 8 यूनिट। तो एक प्राइस ले लेते हैं और एक तरफ क्वांटिटी ले लेते हैं। प्राइस जो था वो पहले 10 था, अब घटकर कितना हो गया 8 रुपये। क्वांटिटी पहले 4 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 5 हो गई। तो डेल्टा P और डेल्टा Q निकालते हैं। यहाँ पर कुछ भी परसेंटेज में नहीं दिया, इसलिए परसेंटेज मेथड से ना निकल कर ये प्रोपोर्शनेट मेथड से निकलेगा। पहले प्राइस 10 था, ये प्राइस कौन सा है P, और ये प्राइस कौन सा है P1। ये क्वांटिटी कौन सी है Q और ये कौन सी है Q1। तो 8 से 10 गया माइनस हुआ तो क्या है -2, और इससे इसको माइनस किया तो कितना आया 1 आ गया। तो अब इसको अगर हम फार्मूले में करेंगे तो अभी बताया था ना, ED = डेल्टा Q / डेल्टा P मल्टीप्लाई बाई P / Q। तो डेल्टा Q कितना है 1, डेल्टा P कितना है -2 मल्टीप्लाई बाई P कितना है 10 और Q कितना है 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 से 10 को माइनस किया 5 आ गया, फिर ये 5 / 4, और इसको अगर यहाँ निकाल दिया तो क्या निकल आया 1.25, और वो भी किसमें माइनस में। ये माइनस हम ये 2 तो मैंने आपको समझाने के लिए माइनस लिख लिया, कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ED अंडरस्टूड है कि हमेशा किस में रहेगा। अगर ऐसे लिख दिया है तो इस माइनस की ज़रूरत नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा और निकल आएगा। तो ये इस मॉड्यूल में हमने इसको जाना, इस तरह से करते हैं। अगले मॉड्यूल में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।